अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द जेनेटिक्स फार्मास्यूटिकल पॉडकास्ट। दिस इज़ वी होस्ट तलाल उमर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज की जो हमारे पॉडकास्ट है वो वर्ल्ड शिज़ोफ्रेनिया डे के हवाले से, एंड वी आर फॉर्चुनेट इनफ टू हैव डॉक्टर अली मुफ्ती, हु इज़ अ कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट एट इबादत हॉस्पिटल एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री एट जिन्ना मेडिकल कॉलेज पेशावर। सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी आप अपने शो में। वेलकम सर। आपका शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियत से टाइम निकाला। सर, जैसे कि आपको मालूम है कि आज की जो हमारी पॉडकास्ट है वो वर्ल्ड शिज़ोफ्रेनिया डे के हवाले से है। तो सर, ये तो मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि शिज़ोफ्रेनिया क्या है, लेकिन उसके साथ-साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ, ज़हनी सेहत। ज़्यादातर लोग ज़हनी सेहत के साथ ज़हनी बीमारियाँ, मेंटल डिसऑर्डर्स को समझते हैं। ज़हनी सेहत ऐसी है जैसे कि आपकी जिस्मानी सेहत है। जैसे कि आप सुबह उठते हैं, आप दाँत ब्रश करते हैं, आप सुबह नहाते हैं, आप अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं ताकि आप अच्छा दिखें, और आप एक्सरसाइज़ करते हैं ताकि आपकी सेहत अच्छी हो। और ज़हनी सेहत भी ऐसे ही है कि आप पॉजिटिव सोचें, आप अपने गुस्से को कंट्रोल रखें, आप कोशिश करें कि आपको जब भी आपको ज़िंदगी में आप पे चैलेंज आए, तो आप कैसे अपनी आपको उसमें चैलेंज से उसको अपॉर्च्युनिटी समझ के उससे बाहर निकलें। ये ज़हनी सेहत है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको ज़हनी बीमारियों के तौर पे समझते हैं, जिसमें हम डिप्रेशन, पैनिक डिसऑर्डर, या उसमें हम वहम की बीमारी जिसे ओसीडी कहते हैं, उस तरफ लोग समझते हैं। तो ज़हनी सेहत तो बहुत ज़रूरी है। और अगर हम सेहत की डेफ़िनेशन, हेल्थ की डेफ़िनेशन को देखें, तो उसमें जिस्मानी सेहत के साथ समाजी सेहत के साथ आपकी ज़हनी सेहत भी बहुत ज़रूरी है। सर, अब बात करते हैं शिज़ोफ्रेनिया की। तो सर, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप हमें कि शिज़ोफ्रेनिया क्या है? मैं तो बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने स्किज़ोफ्रेनिया को एक इतनी अहमियत दी, और स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में हम आज पॉडकास्ट कर रहे हैं, और आप लोगों से भी दीगर माहिरीन की भी राय ले रहे हैं। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान की सोच, उसके जज़्बात, उसके एहसासात में ख़राबी आ जाती है। और इन सब के नतीजे में, जब आप खुद सोचें, आपकी सोच, आपके जज़्बात, एहसास ख़राब होंगे, तो इन सब के नतीजे में आपके रवैया, आपका बिहेवियर, उसमें ख़राबी आती है, और आपकी शख्सियत में भी मनफ़ी, नेगेटिव तब्दीली आती है। और ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत जल्द होता है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। और इस तरह आप ना सिर्फ इंसान में उसकी फंक्शनैलिटी जो है, जो दिन के सारे काम करता है, वो उसके जो उसके साथ रिश्ते हैं, वो भी ख़राब होते हैं, उसकी जॉब ख़राब होती है। और अगर इसको जल्द ना ठीक किया जाए, तो आने वाले वक्तों में उसका जो दिमाग है, उसका जो दिमाग का स्ट्रक्चर है, वो भी उसमें भी बड़ी मनफी चेंजेस आती हैं। सर, इसके इसके कॉजेज़ के हवाले से कुछ बताना चाहेंगे आप हमें? स्किज़ोफ्रेनिया की जो कॉजेज़ हैं, किस वजह से होता है, तो सबसे पहले जो हमने जितनी भी रिसर्च, जितनी भी तहकीक हुई है दुनिया में, उसमें देखा ये गया कि ज़्यादातर उन लोगों में स्किज़ोफ्रेनिया के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जिनके ख़ानदान में ये बीमारी हुई हुई है। यानी कि अगर आपके वालिदैन में स्किज़ोफ्रेनिया है, अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स या दादा-दादी, नाना-नानी या आपके चाचा में स्किज़ोफ्रेनिया है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके बच्चों में या आने वाले आपके जो पोते हैं, नवासे, उनमें स्किज़ोफ्रेनिया होगा। लेकिन उसके अलावा और भी बड़ी दीगर चीज़ें हैं जिसमें देखा गया है कि नशा या नशावर अद्वियात जो लोग इस्तेमाल करते हैं, अद्वियात से मेरा मतलब ये है कि जो लोग नशा करते हैं, उसमें एक बड़ी तहकीक हुई थी जिसमें हम कैनबिस कहते हैं, अगर उसको मैं थोड़ा-सा और करूँ, नैरो डाउन करूँ, चरस हमारे मुआशरे में बहुत इस्तेमाल की जाती है, और जिस इलाके में मैं होता हूँ, खैबर पख्तूनख्वा में, यहाँ पे चरस का इस्तेमाल बहुत आम है। तो चरस के साथ लिंक किया गया है स्किज़ोफ्रेनिया को। और स्किज़ोफ्रेनिया एक बीमारी है, इसमें एक अलामत होती है जिसको साइकोसिस कहते हैं। तो तहकीक हुई है कि चरस साइकोसिस को बड़ी जल्दी उसको ट्रिगर करता है। तो चरस के साथ ये बहुत आम देखा गया कि इसके साथ स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। देखा गया कि अगर जिस बंदे को मिर्गी की बीमारी है, उसमें अंदर साइकोसिस या स्किज़ोफ्रेनिया वो हो सकता है। सर, इसको अगर परसेंटेज वाइज़ डिवाइड करें, तो इनहेरिटेंस में कितने परसेंटेज है जो शिज़ोफ्रेनिया के शिकार होते हैं? और अदर देन
इनहेरिटेंस, तो उसको परसेंटेज वाइज डिवाइड करें तो क्या परसेंटेज आएगी इनहेरिटेंस वालों की? देखिए, ये अभी आपने बड़ा एक ज़बरदस्त और मुश्किल सवाल पूछा है। अभी इस टाइम तो मुझे वो शायद इतना याद ना हो, लेकिन इनहेरिटेंस अगर देखा जाए तो हाईली लाइकली, जो कि हम कहते हैं हाईली लाइकली है कि अगर एक सिंगल पेरेंट को स्किज़ोफ्रेनिया हो, तो हाईली लाइकली अगर आपके बच्चे हो, 4 बच्चे हो या आपके फिर ग्रैंड पेरेंट्स हो, तो उसमें रिस्क ऑफ साइकोसिस बढ़ जाता है। हम ये नहीं कहते कि होगा, रिस्क ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर बढ़ जाता है। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि साइकोसिस को हम एज़ अ अलामत भी लेते हैं, यानी कि एक अलामत, एक सिम्पटम है, और फिर साइकोसिस को हम बीमारी का नाम भी लेते हैं। और स्किज़ोफ्रेनिया जो है एक बीमारी का नाम है, उसमें साइकोसिस एक अलामत है। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ, अभी अमूमन लोग मुझे ये बहुत कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप अपनी वीडियोज़ में और अपनी लेक्चर में ये बहुत कहते हैं कि चर्च के साथ जो है साइकोसिस होती है, स्किज़ोफ्रेनिया होता है। तो यहाँ पे तो लोग 10-10 सिगरेट पीते हैं। लेकिन उसके बाद मैं ये भी कहता हूँ कि ऐसे लोग भी हैं जिनके ख़ानदान में स्किज़ोफ्रेनिया है, जिसके दादा-दादी या नाना-नानी में से या चाचाओं में स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी है। लेकिन वो बच्चे, उनके नवासों में अगर वो दिन का या एक चरस सिगरेट भी पीते हैं, वो फ़ौरन साइकोसिस में चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये लिंक करना बहुत ज़रूरी है। सर कुछ शिज़ोफ्रेनिया के मिथ और मिसकॉन्सेप्शंस जुटाए हुए हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, स्किज़ोफ्रेनिया के मैं मिथ्स को ऐसे भी बताऊँगा कि स्किज़ोफ्रेनिया की एक टाइप बहुत होती है, जिसमें पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया है, जिसमें बंदा सिर्फ़ शक करता है। इस स्किज़ोफ्रेनिया में ऐसा भी होता है कि कुछ इसकी अलामत है, साइकोसिस में लोगों को कानों में आवाज़ें आती हैं। स्किज़ोफ्रेनिया में ऐसा भी है कि जिसमें बंदा बिल्कुल एक ख़ास हेमिफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया, जिसमें बंदा बिल्कुल अपना ख़्याल नहीं रखता, नहाता नहीं है और कमरे में अकेला रहता है और वो लोगों से बातचीत नहीं करता, खाना-पीना हद तक कि बिल्कुल। और एक ख़ास स्किज़ोफ्रेनिया कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया, जिसमें इंसान बिल्कुल एक बुत की शक्ल, भूत की तरह हो जाता है। बिल्कुल जहाँ पे उसको खड़ा रखो वहीं पे मुद्दत दिन तक खड़ा रहेगा। मिक्स स्कैन के हमारे इस बच्चे पे, हमारे भाई-बहन पे जादू हो गया। उसको ज़्यादातर वो फेथ हीलर्स के पास लेके जाते हैं, जो उन्होंने कराम या ताबीज़ वगैरह की, उसके पास लेके जाते हैं। दूसरा मिथ ये कि इस पे जिन्नात का असर हो गया, और सबसे ज़्यादा उन लोगों पे जब वो स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज़ कहता है कि मुझे कानों में आवाज़ें आ रही हैं, तो आम तासुर यही पाया जाता है कि इसके साथ जिन्नात जुड़ चुके हैं। और तीसरी बात ये कि जब भी ऐसी कोई बातें होती हैं तो ज़्यादातर ख़ानदान वाले ये कहते हैं कि मरीज़ जो है वो उसकी सोचे है, बस इसको कहो कि बाहर निकले, या इसका सबसे ज़्यादा जो देखा गया वो कहते हैं कि इसका गाँव तकरीबन 2 महीने के लिए इसका माहौल चेंज कर दो, तो इसका ये जो इसकी सोचें हैं, इसके ख़्यालात हैं, ये चेंज हो जाएँगे। अगर इसको मैं ऐसे ही लेता हूँ कि अगर आपको अल्लाह ना करे शुगर की बीमारी हो, अल्लाह ना करे आपको अपेंडिक्स का दर्द हो या आपको गॉलब्लैडर का दर्द हो, तो क्या आप अपना माहौल चेंज करेंगे? क्या वो ठीक होगा? नहीं। तो स्किज़ोफ्रेनिया एक दिमाग की बीमारी है, आपके न्यूरोकेमिकल चेंजेज़ होते हैं, तो माहौल को तब्दील करने से ये बिल्कुल नहीं ठीक होगा, आपको इलाज की ज़रूरत है। सर आज की जो हमारी पॉडकास्ट है वो वर्ल्ड शिज़ोफ्रेनिया डे के हवाले से, आप क्या समझते हैं कि वर्ल्ड शिज़ोफ्रेनिया डे की क्या अहमियत है? देखिए, वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे, ये जो भी हेल्थ के रिलेटेड डेज़ होते हैं, मनाए जाते हैं। अभी पिछले दिनों वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया। इन दिनों का मकसद ये होता है कि उस टॉपिक को लेके, उस डिसऑर्डर को लेके लोग इकट्ठे हों, उस पे प्रेज़ेंटेशन करें, और जिस तरह आप जैसे लोग हैं जिन्होंने एक अलम उठाया हुआ है कि इसके मुतालिक अवेयरनेस पॉडकास्ट करें, ताकि लोगों में कम से कम अवेयरनेस और आगाही हो। लोग को पता चले कि ये चीज़ हमारे मुआशरे में है। और अगर ये पॉडकास्ट किसी ऐसे बंदे को मिल जाए और वो कहे कि हाँ, मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जो बिला वजह शक करते हैं, या वो भी कहते हैं कि हमने ऐसा बंदा देखा जो मेरे कानों में आवाज़ें आती हैं, या वो बंदा बहुत अकेला रहता है और उनको ऐसी मिल जाए, तो वाक़ई रिसर्च ने साबित किया कि ऐसे अवेयरनेस डे, जैसे एपिलेप्सी डे होता है, स्किज़ोफ्रेनिया डे होता है, ऑटिज़मिक बच्चों की बीमारी है, वो डेज़ होते हैं, तो इससे अवेयरनेस बिल्डअप होता है। ना स ख ये हम डेज़ जो करते हैं, हम अपने जो साइकियाट्रिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, या जितने भी फिज़िशियन अपने लिए नहीं करते, ये हम आवाम के लिए करते हैं, ताकि उनमें आगाही पैदा हो, उनमें अवेयरनेस पैदा हो, उनको पता चले कि ये बीमारी रियल है और इसकी आवाम में मौजूदगी का एहसास दिलाया जाए। सर आप क्या समझते हैं कि वर्ल्ड शिज़ोफ्रेनिया की अवेयरनेस के हवाले से आपने बात की, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे पेशावर में, क्या अभी भी पेशेंट अगर मेंटली अपसेट फ़ील करते हैं या मेंटली फिट फ़ील नहीं करते, तो क्या अभी भी डायरेक्टली वो साइकियाट्रिस्ट के पास आ जाते हैं? इतनी अवेयरनेस है, या जनरल फिजिशियंस या जनरल प्रैक्टिशनर से होते हुए आपके पास आते हैं? बहुत कम ऐसा होता है कि अगर मैं अब
कि अगर मरीज़ जिसको स्किज़ोफ्रेनिया हो, तो उसके देखिए पहले जिस पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया होता है उसके अंदर इनसाइट नहीं होती। उसको पहले तो पता ही नहीं होता कि मैं बीमार हूँ या नहीं हूँ। वो तो समझता है कि मैं बीमार नहीं हूँ। तो इसी पे ऐसी बीमारी को तो हम साइकोसिस कहते हैं। दूसरे नंबर पे उसके ख़ानदान वाले डिपेंड करता है कि उनकी तालीम, एजुकेशन स्टेटस क्या है। अगर उनमें तालीम की कमी है, तो ज़्यादातर उनको फेथिलियस के पास मतलब जिसको तावीज़ वाले जो होते हैं, उनके पास लेके जाते हैं कि इस पे आज जिन जादू तावीज़ बोल रहा है। और फिर उनसे जब उनको नहीं मिलता, जब शिफा नहीं मिलती, मरीज़ ठीक नहीं होता, तो उसके बाद वो फिर दूसरी लेयर बैठी है जिसमें हकीम साहब हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, ईज़ी रीच है, उनके पास लेके जाते हैं। तीसरी जो टियर है वो है उनके पास वो टेक्नीशियंस जो कि नर्सेज़ हैं, उन्होंने एज़ अ हेल्थ टेक्नीशियन अस्पतालों में काम किया, उनके पास लेके जाते हैं। फिर उसके बाद चौथी टियर जो है वो जनरल प्रैक्टिशनर है, उनके पास लेके जाते हैं। जब जनरल प्रैक्टिशनर अगर अच्छा हो तो उसको हमारे जनरल जीपीज़ बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, वो बड़े एजुकेटेड है, क्योंकि उनके साथ भी हम लोगों ने आपके ताउन से जीपी अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं, लेक्चर्स, तो वो फिर हमें डायरेक्ट हमारे पास रेफर कर देते हैं। तो वो उनको समझ आ जाती थी कि ये बंदा, इसको कोई साइकोसिस बीमारी है और इसको डायरेक्ट साइकियाट्रिस्ट के पास रेफर कर दो। और एक बंदा जब ठीक हो जाए तो फिर वो अगर वो देखे कि अपने गांव में ईद के दिनों में जब वो अपने हुजरे में, मोहल्ले में बैठे बैठक करे, तो अगर उसको कोई कह दे दूसरा हमसाया कि यार मैंने देखा है कि एक ऐसा उसके चचा का बेटा है, उसको अजीब सी बीमारी है, वो किसी से मिलता नहीं है, कैसी बातें करता है, खता पता जिसको पशु में कहते हैं, बातें करता है, बिला वजह लोगों पे शक करता है, वो ये कहता है कि मेरे कानों में आवाज़ें आ रही है, तो फिर वही जिसका रिश्तेदार ठीक है और दूसरे को कहता है कि इसको कोई दिमागी बीमारी है, इसको दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाओ। तो इस तरह वर्ड ऑफ माउथ भी फैलता है और फिर सोशल मीडिया जैसा आप करें वो तो है ही है। सर जैसे कि आपको मालूम है कि स्टिग्मा मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ ऑलरेडी टैग है, अटैच्ड है, और ख़ासतौर पर शिज़ोफ्रेनिया के साथ भी अटैच्ड है, कुछ ज़्यादा ही अटैच्ड है। तो इस स्टिग्मा होने की वजह से बहुत से ऐसे मरीज़ हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाते, इवन के डॉक्टर किसी भी डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते। उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप इस पॉडकास्ट के हवाले से? जो आपने सवाल पूछा था शुरू में ही हेल्थ और मेंटल हेल्थ का, देखिए मेंटल हेल्थ इतनी ज़रूरी है ना कि जब आपको, जैसे रमज़ान में ज़्यादातर लोग जिम शुरू करते हैं, वॉक शुरू करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अपनी फिजिकल जिस्मानी सेहत का ख्याल है। तो हेल्थ में खाली जिस्मानी सेहत नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग, आपकी सोचें आपका जिस्म कंट्रोल करती हैं। तो आप अपनी सोचों का ख्याल रखें। आपका सोचों का ख्याल रखने के लिए साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट होते हैं। और 10-15 साल पहले लोगों को एक माहिर नफ्सियात, एक साइकियाट्रिस्ट के पास आने में बड़ी शर्म महसूस होती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और अभी वैसे भी लोगों ने देखा कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाके आप वेंटिलेट करते अपने इमोशंस को, दिल का अपना गुबार निकालते, तो लोग अच्छा महसूस करते हैं। तो अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है, वो स्टिग्मा कम हो रहा है, लेकिन स्टिल अभी भी स्टिग्मा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग, अगर मैं आपको बात करूं हमारे शहर की, तो ज़्यादातर लोग हमारे शहर के दूसरे शहरों में साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि किसी ने हमें देख लिया तो हमारे साथ एक स्टिग्मा जुड़ जाएगा कि देखो ये एक साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है। और इसी तरह दूसरे शहर के जो फैमिलीज हैं वो हमारे पास आते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारे शहर वाले हमें देख लें कि देखो ये इस साइकियाट्रिक क्लिनिक गया था। स्टिल अभी भी आप एक टैब, लेकिन वो खाली पाकिस्तान या इंडिया में नहीं है, ये वेस्टर्न ममालिक में वर्ल्ड वाइड है जी, वर्ल्ड वाइड है। और इसीलिए ऑनलाइन कंसल्टेशन का अगर देखा जाए तो साइकेट्री में कंपैरेटिवली ज़्यादा है, ताकि लोगों को लगता है कि शायद हमें कोई देख ना ले और हमें शर्मिंदगी महसूस, तो इसलिए हम ऑनलाइन ही कंसल्ट कर दें। ऑनलाइन कंसल्टेशन ज़्यादा हॉट भी रही है। लेकिन ऑफलाइन कंसल्टेशन में भी मैं आपको बताऊं कि अगर हम साइकियाट्री की या नफ्सियात की बीमारी को दो हिस्से में डालें, अगर पहला हिस्सा वो बीमारियां जिसमें आपके न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स आते हैं, जिसमें मरीज़ को लगता है कि मैं बीमार हूँ, उसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी की बीमारी है, जिसमें मरीज़ कहता है कि मैं बीमार हूँ, तो उसमें ऑनलाइन कंसल्टेशन फिर भी बेहतर होता है। लेकिन जो साइकोटिक बीमारियां हैं जिसमें मरीज़ कहता है मैं बीमार नहीं हूँ, तो उसमें रिश्तेदारों को ऐसे साइकोटिक यानी कि स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारियों के लिए ऑनलाइन कंसल्टेशन करना बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उधर आप 2 बंदे होके ऑनलाइन कंसल्टेशन उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन स्टिल ऑनलाइन कंसल्टेशन इसमें एक अच्छा अल्टरनेटिव निकला, स्पेशली कोविड के बाद। और जहाँ पे फिर एक और डिवीज़न आती है, एक तालीम याफ़्ता लोग और वो लोग जिनकी तालीम नहीं होती। तो तालीम याफ़्ता लोग बड़ा उनको मुतमईन होता है, इस पे रिसर्च भी हो चुकी है कि तालीम याफ़्ता लोगों को मज़ा आता है ऑनलाइन कंसल्टेशन में, लेकिन जो गैर तालीम याफ़्ता लोग होते हैं वो स्टिल
उनको वो मैं ये कहते हैं कि उनकी तसल्ली तब होती जब वो आके फिज़िकली अपने डॉक्टर के पास बैठे, डॉक्टर उनको देखे और तब उनकी बातचीत सुने, आमने-सामने बैठ के जैसे आप और मैं बैठे हुए हैं और उनको तब तसल्ली होती है। डॉक्टर साहब लास्ट में आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जी इजाज़त के साथ ज़रूर। डॉक्टर साहब आप पाकिस्तान के लेजेंड साइकियाट्रिस्ट प्रोफेसर खालिद मुफ्ती साहब के साहबजादे हैं जी, जी, बिल्कुल। और आप खुद भी प्रोफेसर हैं। जी, जी, मैं रिसेंटली भी बना हूँ प्रोफ़ेसर। सर मुझे हम बताना चाहेंगे कि एक लेजेंड साइकियाट्रिस्ट के साहबजादे होना और खुद प्रोफेसर तक पहुँचना आसान रहा या ये मुश्किल सफ़र है? वेल अभी आपने ऐसा सवाल पूछा कि लोग तो इसको देखते हैं कि इसमें बड़ी आसानी होंगी और ये एक बाग था, गार्डन ऑफ रोजेस था जिससे मैं उनसे गुजर के आया हूँ, लेकिन इसमें मेरे लिए जहाँ पे एक मुश्किलात थी ऑब्वियसली प्रोफेसरशिप इतनी आसान नहीं है, उसके लिए आपको पहले सारे एकेडमिक क्रेडेंशियल्स और फिर उसके बाद एमबीबीएस और फिर एफसीपीएस, उसके बाद फिर जो उसके क्राइटेरिया होते हैं ज़्यादा ना प्रोफेसर साहब ने एक बेंच मार जो सेट पे वहाँ सेट किया था, लेकिन ये जंग अगर आपको खुल के बताऊं तो ये जंग मेरी जो अपनी ज़हनी जंग थी वो बहुत मुश्किल मुश्किल थी। ओके। क्योंकि जो मेरे जितने भी कोलीग्स थे, मेरे जितने भी दोस्त थे, जो मेरे साथ जिनके साथ मेरी एजुकेशन हुई है, मेरे दोस्त सारे, वो सारे बाहर सेटल हो गए। ओके, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि भी पाकिस्तान में हो, स्पेशली पेशावर में। वो सारे बाहर सेटल हैं, कोई यूके में, कोई अमेरिका में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई यूरोप में। एक दो दो थे जो कि वापस आ गए, पाकिस्तान वापस पेशावर सेटल हो गए, सारे बाहर थे। तो जो मेरा माइंड बना था, तो मेरा भी बचपन से ही माइंड बना था कि आपने डॉक्टर बनना है, साइकियाट्रिस्ट बनना है, लेकिन बाहर जाना है, क्योंकि एक आपका पीयर ग्रुप बन जाता है। तो ये मैं आपको बता दूँ कि ये जंग जो थी, ये एक नफ़सियाती जंग थी जो कि मैंने हमेशा लड़ी और अपने आप को हर जिस तरह प्रोफ़ेसर सईद फ़ारूक साहब के एक है बड़े लेजेंड साइकियाट्रिस्ट हैं, वो कहते हैं कि यू हैव टू री-इन्वेंट योरसेल्फ आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। ओके, तो मुझे अपने आप के साथ जो जंग लड़नी पड़ी, हर 5 साल बाद मुझे अपने आप को री-इन्वेंट करना पड़ा, क्योंकि मैं हमेशा यूएस और यूके में सेटल होना चाहता था, जिस तरह बाकी प्रोफ़ेसर्स के बच्चे थे ये। लेकिन मुझे अपने आप को हर 5 साल बाद, 4 साल बाद री-इन्वेंट करना पड़ा। बीच में मुझे लगा कि शायद मैं इस्लामाबाद में सेटल होऊँगा, मेरे लिए वो जगह, क्योंकि मैंने सारी पढ़ाई वहाँ पे की है। लेकिन हर 5 साल बाद मुझे लगा कि अब मैं शायद पेशावर में हूँ और शायद इसमें अल्लाह ताला ने मेरे लिए बहुत बेहतरी लिखी थी कि मैं यहाँ पे अपने लोगों की खिदमत करूँ, क्योंकि जो काम मैं यहाँ पे रह के करूँ शायद वो मैं बाहर रह के नहीं कर सकता था। जो मुझे नाम यहाँ पे मिला और सबसे बड़ी बात कि जो दुआ मुझे मिलती है, जो मरीज़ की जो दुआ को मिलती है, शायद मुझे लगता है कि शायद आखिरत मेरी आसान हो जाए। और यस, जो बेंचमार्क प्रोफ़ेसर डॉक्टर खालिद मुफ्ती ने सेट किया, वो तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है उसको अचीव करना। अगर उसके आधे, अगर उसको मैं चौथाई से भी अचीव कर दूँ, तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। यस, बिल्कुल ऐसे ही है सर। थैंक्स अ लॉट सर। बहुत-बहुत शुक्रिया कि आज के इस पॉडकास्ट सेशन के लिए आपने अपनी कीमती वक़्त से बिज़ी शेड्यूल से टाइम निकाला। तो बहुत शुक्रिया आपके आने का और आपने वर्ड्स की तो फिर डे को इतनी अहमियत दी। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।